बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि फार्म डी क्या है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो है ये क्या है और इसका स्कोप क्या है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि फार्मेसी जो है फार्म डी जिसे हम कहते हैं ये है क्या। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या है और इनका पब्लिक सेक्टर में मेरिट क्या होता है और प्राइवेट सेक्टर में मेरिट क्या होगा, कहाँ इजीली एडमिशन हो सकता है आपका। उसके बाद हम इसके फ़ी पैकेज की बात करेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी फ़ी क्या है और प्राइवेट सेक्टर में क्या होगी। उसके बाद हम आपको थोड़ी सी बात बता भी देंगे कि जब आप ये फार्म डी कर लेते हैं तो आपका जो सैलरी पैकेज है वो क्या होगा और ये सैलरी पैकेज जो है गवर्नमेंट में क्या होगा और प्राइवेट में क्या होगा। फिर हम आपको बताएंगे कि इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया जो है वो कौन कौन सा हो सकता है। उसके साथ हम आपको बताएंगे कि आपकी जॉब हो जाती है तो जॉब टाइप्स क्या होती है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं जो ये करवा रही हैं और उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसको फार्मेसी काउंसिल की तरफ से जो वो रजिस्टर्ड है और उसकी डिग्री में कोई रौला नहीं होता। अगर आप कर भी लें तो आपका कोई मसला नहीं बनेगा, आपकी जो डिग्री होगी वो ठीक होगी, एलिजिबल होगी। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो अपना एंट्री टेस्ट लेती है और एंट्री टेस्ट लेने के बाद एडमिशन करती है और कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एंट्री टेस्ट नहीं लेती तो उसका वैसे ही मैट्रिक और एफएससी मिला के मेरिट बनता है। और साथ हम आपको बताएंगे कि इनका जो मेरिट बनता है वो कितना बनता है या पिछले साल का जो मेरिट था वो क्या था। इस साल तो अभी एडमिशन नहीं हुए इसलिए इसका मेरिट का नहीं पता चल सकता, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जो पिछले साल मेरिट था उसकी हम अब बात करेंगे क्या मेरिट हो सकता है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि फार्मेसी है क्या। डी फार्मेसी ये 5 ईयर प्रोग्राम है और इसको करने के बाद भी आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकते हैं। कुछ दिनों पहले एक नोटिस जारी हुआ था कि एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा कोई बंदा भी अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिख सकता, चाहे वो फार्म डी है या कोई और डिग्री उसने कर रखी है, लेकिन वो फिर वापस ले लिया गया था। अब फार्म डी वाले अपने नाम के साथ ये डॉक्टर लिख सकते हैं, फिजियोथेरापी वाले जो हैं वो भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके बारे में मालूमात ज़्यादा देना से वीडियो लंबी हो जाएगी, ये आप सबको पता ही है कि ये होता क्या है। हम डायरेक्टली इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसका जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो एफएससी मेडिकल होना ज़रूरी है जिसे हम प्री मेडिकल कहते हैं और मिनिमम अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई करने के अहल हैं। अगर हम बात करें कि इसके गवर्नमेंट सेक्टर में जो एडमिशन होता है वो कितने परसेंट पर होता है तो उसमें 80 to 90% आपके अगर नंबर हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है। अभी हम आगे आपको बताएंगे भी कि मेरिट कितना ज़्यादा था कुछ यूनिवर्सिटियों में, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपका 80 और 90% तक है तो आपका एडमिशन हो सकता है। और जहाँ तक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है वहाँ आपके 60 to 80%, 60% भी अगर हैं, 60 से 80% के दरमियान है तो आपका इजीली प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। अब अगर हम इसके फ़ी पैकेज की बात करें तो इसका फ़ी पैकेज अगर पब्लिक सेक्टर की हम बात करें तो उसमें भी 3 से 5 लाख के दरमियान ये हो जाता है खर्चा, 3 से 5 लाख। और अगर हम प्राइवेट की बात करें तो उसमें जो बहुत ही कम यूनिवर्सिटी हैं वो उनकी फ़ीस 5 से 6 लाख है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो 5 से 10 लाख के दरमियान इसका खर्चा हो जाता है प्राइवेट सेक्टर में। और उसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आते हैं तो उसमें तो सैलरी आपको पता है, आपको जितना काम आता है स्टार्ट पे थोड़ी कम होती है, फिर आस्ता आस्ता ज़्यादा हो जाती है। वो आपकी लाख रुपये भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है। गवर्नमेंट में अगर आप बात करें 17 स्केल पे कोई बंदा आता है तो 60-70 हज़ार रुपये भी हो सकती है। और इसकी जगह पे अगर कोई छोटे स्केल पर आता है 11वीं स्केल पर तो उसकी 30 से 50 हज़ार के दरमियान हो सकती है। इसलिए ये जो गवर्नमेंट है इसकी स्केल के हिसाब से होती है, लेकिन यहाँ ये अप्लाई कर सकते हैं वो 17 स्केल पर होती है, 17 स्केल पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि उससे पहले कि हम इस बात करें यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, आपको एक बात हम बताना चाहते हैं कि आपने जब ये डिग्री करनी है
तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये जिस यूनिवर्सिटी में आपने दाखिला लेना है क्या वो फार्मेसी काउंसिल से अलहाक है, उन्होंने उन्हें सर्टिफिकेट दिया हुआ है, कहीं उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह ये ना हो कि हुई ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाते हैं तो उनकी वेबसाइट पर जिस यूनिवर्सिटी को उन्होंने दिया हुआ है लाइसेंस दिया हुआ है उनके पास उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे होती है, उनका नाम लिखा होगा, आगे उनकी सीट्स भी लिखी होंगी इवनिंग की और मॉर्निंग की भी। जब इवनिंग और मॉर्निंग की सीट्स लिखी होंगी तो उस हिसाब से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम इसके बात करें कि इसकी जॉब जो आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, एरिया कौन सा है, तो सबसे पहले आप जॉब कर सकते हैं कम्युनिटी एंड रिटेल फार्मेसी जो होती है उस पर काम कर सकते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी पर काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल जो फार्मेसीज होती हैं उनमें काम कर सकते हैं, ट्रेनर्स और अदर हेल्थ वर्कर जो है वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन स्पेशलिस्ट जो होते हैं उसके तौर पर आप काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च जो होती है मुख्तलिफ़ किस्म की वो आप कर सकते हैं, एकेडमिकल जो होता है वहाँ मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो मैं बात कर रहा हूँ फार्मेसी सर्वर्स एंड सिस्टम्स की, वहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं। ड्रग रेगुलेटरी जो अथॉरिटी होती है वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। इंडस्ट्री जो होती है फार्मास्यूटिकल की वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल फार्मा जो होती है फार्मेसी वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। क्वालिटी जो एश्योरेंस मैनेजर होता है उसके तौर पर आप काम कर सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। ड्रग जो रिक्रूटमेंट होते हैं उनके तौर पर आप काम कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन एंड सप्लाई मैनेजर जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। फिर आप ड्रग इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। ड्रग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्चर के तौर पर काम कर सकते हैं। होम केयर एंड जो होते हैं लॉन्ग टर्म वाले केयर फैसिलिटीज़ मैनेजर जो होते हैं उनके तौर पर काम कर सकते हैं। प्रमोशन फार्मासिस्ट जो होते हैं उनके तौर पर काम कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। न्यूक्लियर फार्मासिस्ट जो होता है उसमें आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, फार्मेसी हैं, उस वहाँ आप काम कर सकते हैं। आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगी वो आपके हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के तौर पर हो सकती है, लेक्चरर के तौर पर आपकी कहीं हो सकती है। लेक्चरर आप हॉस्पिटल में हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हो सकते हैं, वो आप इस तरह काम कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसमें आप काम कर सकते हैं, अपनी फार्मेसी बना सकते हैं। ये सारा जो हेल्थ केयर के इंस्टीट्यूट होते हैं जो एडवाइज़र के तौर पर हैं वो आप काम कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। और फिर आप मेडिकल जो राइटर होते हैं, अगर आपकी ज़्यादा अच्छा है, आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा है तो उसके कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, राइटर के तौर पर काम कर सकते हैं, कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। ये सारी आपकी जॉब हैं, यहाँ आप सारे जॉब कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी है जो टेस्ट लेती है, तो उसमें हम सबसे पहले अब हम बात करें पंजाब यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब जो लाहौर में है उसका एंट्री टेस्ट कोई नहीं होता, लेकिन उसका जो मेरिट है वो पहली दफ़ा मेरिट जो उसका था 91.49 तक पहुंच गया था पंजाब यूनिवर्सिटी का, लेकिन वो एंट्री टेस्ट नहीं लेती। फिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है वो भी एंट्री टेस्ट के बगैर एडमिशन लेती है, लेकिन उसका भी पहली दफ़ा जो था 91.82% एडमिशन था। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एलिमेंट साइंसेस जो लाहौर है, पिछले सालों में उसने एमडी कैट का रिज़ल्ट मांग लिया था, इस साल का अभी कोई पता नहीं है। पिछले साल उन्होंने एमडी कैट का रिज़ल्ट मांगा था और 87.75 उनका जो मेरिट रहा था। इसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो फैसलाबाद है, तो वो भी उसका एमडी कैट के बगैर लेती है और उसका जो पिछले सालों में जो मेरिट रहा है 89.64 था। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, उसने यूएएफ टेस्ट लिया था और उसका 82.26 मेरिट रहा था। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा जो सरगोदा में है वो भी एंट्री टेस्ट उसने नहीं लिया था, उसका 981 पर मेरिट ख़त्म हुआ था। फिर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में है, उसने भी एडमिशन जो दिया था विदाउट एंट्री टेस्ट दिया था और 1000 उसका जो था मेरिट था।
और फिर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की अगर हम बात करें, MD कैट उसने लिया था NAT का, नेट का, और उसका 81.74 जो था मेरिट रहा था। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है उसका 984 मेरिट था, 984 था। इसके अलावा इस तरह कुछ और यूनिवर्सिटियां हैं, ये जो एंटी टेस्ट लेती हैं वो हमने आपको बता दिया। उनके अलावा दूसरी यूनिवर्सिटियां वो वैसे ही अपना मैट्रिक और FSC पर ही आपका मेरिट बना लेती हैं जी। अब हम यूनिवर्सिटियों की बात करें, कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां करवा रही हैं, तो इसमें बहुत सारी बेशुमार यूनिवर्सिटियां हैं जो ये करवा रही हैं। आपके सामने हम वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए आप ये देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं आपके सामने हैं, इनको आप देख लीजिएगा। अगर मैंने पढ़ के आपको सुनाई तो वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो लंबी ना हो इसलिए आप इन्हें ज़रूर खुद देख लीजिएगा। अब हम बात करें अगर कि कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं जिनको NOC जो मिला हुआ है फार्म डी का, और वो प्राइवेट सेक्टर हैं और वह अपना फार्म डी करवा सकते हैं। इसमें कुछ यूनिवर्सिटियों के हम नाम ले लेते हैं आपके सामने। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर, लीड्स यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मेसी लाहौर, जौहर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी लाहौर, राशिद लतीफ़ कॉलेज और फार्मेसी लाहौर, गुलाब देवी एजुकेशन कम्प्लेक्स लाहौर, फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर, और इसके बाद अब्बासियन यूनिवर्सिटीज़ जो है इस्लामाबाद में है, शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी जो है इस्लामाबाद में है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इनके एंटी टेस्ट की, तो वो है नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी कराची। ये आगे आप देख लीजिएगा दूसरी वीडियो भी, ये और अगली जो यूनिवर्सिटियां हैं वो कौन कौन सी करवा रही हैं ये भी मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, आप खुद देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसको लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।